मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल ज्ञान। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में थोड़ा हमारी भी हेल्प ये रहने वाली है करंट अफेयर को लेकर के। तो आज ये हमारी चौथी क्लास है, इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उन सारी वीडियो का लिंक जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। और इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस या सीजीएल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आ चुके थे, या ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हमारी चौथी क्लास है जो कि एनएचपीसी जेईई के लिए बहुत ही आपकी रामबाण सिद्ध होगी। मैं आपको बता दूं, एनएचपीसी में 10 से 11 क्वेश्चन आपके प्रीवियस साल में आए थे। तो करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंस रोल अदा कर सकता है। आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। अभी भी अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा, जरूर क्लास को देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस फर्म ने कोच्चि के लिए वाटर मेट्रो का निर्माण किया है। तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपने पहले दिन अगर क्लास ले रहे हैं तो आप क्लास को पूरी देखिएगा, तो किस तरीके से हमारी यहाँ पर चर्चा रहने वाली है तो आप समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कोच्चि के लिए वाटर मेट्रो का निर्माण किसने किया है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ये निर्माण किया है, कोच्चि के लिए वाटर मेट्रो का निर्माण। ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। कोच्चि जल मेट्रो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया, जो बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से मालाबार तट के शहर के चारों ओर 10 द्वीपों को जोड़ेगी। इस परियोजना को केरल सरकार और जर्मन सरकार दोनों के द्वारा फर्म KfW द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। नाव का जो निर्माण करेगी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगी, जिसके अंतर्गत कुल 38 टर्मिनलों के साथ में 78 इलेक्ट्रिक नौकाएं भी शामिल हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पहले चरण की जो सेवाएं हैं हाई कोर्ट वाइपिन टर्मिनल से व्याटिला ककनाड टर्मिनल तक शुरू होगी। जो टर्मिनल है हाई कोर्ट वाइपिन से आपका शुरू होगा। तो ये सारी जानकारी आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि कोच्चि जल मेट्रो है क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले इस फिगर को आप लोग देख लीजिए, ये फिगर क्या कहती है। आपको अभी ये समझ में आ जाएगा कि मालाबार तट है कहाँ पे। ये देखिए, तो आपको पता है यहाँ पे जो आपका ये केरल वाला एरिया है, केरल वाला जो रीजन है यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका मालाबार कोस्ट कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपका उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, ये पूरा ये पश्चिमी जो इधर साइड होता है आपका मालाबार कहलाता है। और आपका जो कोरोमंडल होता है ये आपका जो है ये तमिलनाडु का जो एरिया होता है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक ये जो आपका यहाँ तक जो एरिया होता है ये आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी लेता है कि कोरोमंडल तट कौन सा होता है और आपका मालाबार तट कौन सा होता है। आप लोग फिगर में देख चुके तो आप इसको भी बता सकते हो। मालाबार तट क्या है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के साथ एक क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ है। इसमें केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा राज्यों के साथ साथ तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं मालाबार तट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोच्चि जल मेट्रो जो परियोजना है वो डैश में कितने शहरों के साथ कितने शहर के चारों ओर 10 द्वीपों को जोड़ेगी। तो किसने मतलब किस में कहाँ पे, तो ये आपके मालाबार तट में, जो मालाबार तट है उसके जो है शहर के तरफ चारों तरफ की तट को जोड़ेगी। कोरोमंडल तट नहीं, ये मालाबार तट के तरफ जो है चारों तरफ को जोड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसी बातें यहाँ पे हमने कर ली है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फिगर हो गया, ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं जो 68 नंबर का 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ है, उसके अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिया गया है। तो आप सभी लोग उनसे चर्चित भी हैं। 68 नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है वो इसके अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिया गया है अरिजीत सिंह को दिया गया है। ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। 68वें हुंडई फिल्म जो पुरस्कार होता है महाराष्ट्र पर्यटन के साथ में 68वें हुंडई फिल्म पुरस्कार अवार्ड होते हैं, इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। सलमान खान ने सह मेजबान आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल के साथ पहली बार समारोह की मेजबानी की। अरिजीत सिंह को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सिंगर अवार्ड से नवाजा गया। तो यहाँ पे अरिजीत सिंह है, इनको 68वें फिल्म फेयर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। इस बात को ध्यान रखना, ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, ये तो महाराष्ट्र पर्यटन के साथ में सलमान खान शाह मेजबान के साथ में यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अवार्ड दिया गया किसको दिया गया, क्रिटिक्स में बधाई 2 को दिया गया। इसके प्रमुख भूमिका में सबसे अभिनेता जो पुरुष के थे बधाई 2 के राजकुमार राव थे, और महिला में जो गंगूबाई काठियावाड़ की मूवी थी आलिया भट्ट को दिया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को 3 चीज़ को याद रखना, बाकी तो इंपॉर्टेंट सब कुछ है पर यहाँ पे 3 चीज़ को याद रखना। और हाँ, इनके जो निर्देशक हैं गंगूबाई काठियावाड़ के पूछ सकता है संजय लीला भंसाली, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो गंगूबाई काठियावाड़ के जो निर्देशक हैं वो कौन है, संजय लीला भंसाली ये रहने वाली हैं। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखना। इसका तो हो जाता है आपका राइट आंसर, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ क्वेश्चन पूछ ही लिया है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार दिया गया। तो किस व्यक्तित्व को दिया गया है, तो ये आपको अभी आपने पढ़ा कि जो संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़, उसके लिए आलिया भट्ट को यह अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, किसमें 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में दिया गया है। तो ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिए 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है। यह जो फिल्म है गंगूबाई कोठीवाली के बारे में है, जिनके जीवन को एस हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में दर्ज किया गया था। ये माफिया क्वींस ऑफ मुंबई जो थी उसमें दर्ज ये किताब थी एस हुसैन जैदी, उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें ये कहानी थी, स्टोरी थी, उसको संजय लीला भंसाली ने एक मूवी के रूप में क्राइम ड्रामा के रूप में पेश किया था, जिसमें गंगूबाई कोठीवाड़ी का रोल जो है, इसमें जो है गंगूबाई कोठीवाली के बारे में बताया गया है, और इसमें जो आलिया भट्ट जो है फिल्म के रूप में काम की हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, आलिया भट्ट ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो कौन सी थी वो फिल्म, तो वो थी आपकी जो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म थी, इसी को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दिया गया। बधाई दो को क्रिटिक्स में दिया गया है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र नहीं दिया गया, ये गंगूबाई काठियावाड़ को ही जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड में गंगूबाई काठियावाड़ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में क्रिटिक्स के जो ग्रुप है उसमें बधाई दो को दिया गया है। बधाई दो के जो मुख्य अभिनेता थे राजकुमार राव थे, और अभिनेत्री जो थी गंगूबाई काठियावाड़ की आलिया भट्ट थी, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे जो गंगूबाई काठियावाड़ के, वो संजय लीला भंसाली थे। फिल्म फेयर पुरस्कार क्या होता है, ये वार्षिक पुरस्कार होता है जो भारत के हिंदी भाषा फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए सम्मान करते हैं। प्रथम पुरस्कार 21 मार्च 1954 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये सारी जानकारी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, हमने ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं, मिस इंडिया। अब मिस इंडिया 2023 का ताज अभी पहनाया गया है, हाल ही में किसको दिया गया, तो ये जो अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल के अंदर ही आपका मिस इंडिया खिताब हुआ था। आपको बताना मैं चाहता हूँ, आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन की तरफ में, कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका ये रहने वाला है कि मिस इंडिया 2023 का खिताब, जो खिताब होगा आपका नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया खिताब जीती हैं। इसी को आप जब सर्च करोगे गूगल पे तो इसका नाम आता है फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नंदिनी गुप्ता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान की कोटा की हैं, अपने ही भारत देश के राजस्थान कोटा शहर की रहने वाली नंदिनी गुप्ता, इन्होंने मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 खिताब जीता है, और राजस्थान की रहने वाली सच कोटा शहर की हैं, राजस्थान, बस ध्यान रखना, राजस्थान क्वेश्चन पूछ सकता है नंदिनी गुप्ता। अच्छा, ये जो मिस वर्ल्ड होते हैं, ये जो मिस यूनिवर्स होते हैं, जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो मिस इंडिया खिताब जीतने के बाद ही जाते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है मिस वर्ल्ड 2023 वाला जो है दिसंबर में जो है होगा इसका आयोजन, और भारत देश ही अपना होस्ट करने वाला है इसका पेजेंट को। तो मैं बता दूँ, जो लोग मिस इंडिया क्वालिफाई करते हैं वही लोग मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स की तरफ भागीदार बनते हैं, वही लोग उसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया मिस इंडिया 2023 का ताज किससे पहनाया गया, तो नंदिनी गुप्ता आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी है। नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया अवार्ड 2023 का ताज पहनाया गया है। यह कार्यक्रम कहाँ पे हुआ, इम्फाल के मणिपुर में आयोजित किया। ये है आपकी नंदिनी गुप्ता जी, इनको मिस इंडिया अवार्ड का ताज पहनाया गया है, ठीक है, 2023 का ये है कार्यक्रम जो है इसका, इम्फाल में मणिपुर में इसका आयोजन हुआ था। आगे कुछ जानकारी होगी, है फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो आपका कौन सा संस्करण मणिपुर में हुआ, तो आपका 59 नंबर का संस्करण है। 59वें नंबर का ये संस्करण था, 59वां नंबर का संस्करण था, जो कि ये आपका कहाँ पे हो, मणिपुर में हुआ। आप लोग हरनाथ संधू का नाम सुनते होंगे, तो अभी सुना था 2022 में इन्होंने क्या मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। मिस यूनिवर्स, जो मिस यूनिवर्स होता है उसका खिताब हरनाथ सिंधु ने जीती थी। कब ये हुआ था, ये आपका जो है 2022 के अंदर, पर अब 2023 में हुआ है। मिस यूनिवर्स कोई और बन चुका है, उसको अभी आगे हम क्वेश्चन में बताएंगे। पर ये ध्यान रखना कि मिस यूनिवर्स 2022 की जो थी ये आपकी हरनाथ सिंधु थी, वो भी आपकी 17वें नंबर की थी, 17वें नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाए, हरियाणा से आपकी रहने वाली थी। तो यहाँ क्वेश्चन था फेमिना मिस इंडिया था, तो इसका कौन सा संस्करण मणिपुर में हुआ है, 59 नंबर का ये हुआ है। आगे राजस्थान नंदिनी गुप्ता, हाँ राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को 16 अप्रैल 2023 को, हम बात कर रहे हैं आपके अप्रैल मंथ की, तो अप्रैल मंथ में ही 16 अप्रैल 2023 को 59वीं फेमिना मिस इंडिया, आप लोग कन्फ्यूज मत होना, फेमिना मिस इंडिया या मिस इंडिया ये बात एक ही है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब दिया गया नंदिनी गुप्ता को दिया गया। और यहाँ पर कुछ जानकारी और हम लोग पढ़ लेते हैं। दिल्ली की श्रेया पूजा को
जो दिल्ली की श्रेया पूजा हैं फेमिना मिस इंडिया 2023 की पहली रनर अप घोषित की गई। और मणिपुर की थौना ओजम स्टेला लुवांग दूसरी रनर अप के रूप में उभरी। ठीक है, उन्हें 2022 की मिस इंडिया विजेता कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने ताज पहनाया था। 2022 में मिस इंडिया का खिताब कर्नाटक की ही सिनी शेट्टी ने जीता था। अच्छा, होता क्या है कि जब एक साल में जो मतलब पिछले साल में जो रहती हैं जो ताज पहने रहती हैं, वो अपना ताज अगले साल वाले को पहनाती हैं। तो ये इसका एक ट्रेंड होता है। इस कार्यक्रम में ट्रेंड्स के लिए नम्रता जोशीपुरा, रॉकी स्टार, रॉबर्ट नौरम, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट बस इतना रहने वाला है कि अगर आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो दिल्ली की श्रेया पूजा का नाम याद रखना कि इनको जो है पहली रनर अप घोषित किया गया था। और बहुत ज़्यादा याद रख लेना थौजम का नाम रखना, बाकी ये ज़रूर याद रखना नंदनी गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें यहाँ दिखा दी है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। तो भैया जो मिस इंडिया वाले होते हैं यही लोग जा करके मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 2022 में सिनी शेट्टी बनी थी, अब इस बार कौन है? नंदनी गुप्ता, मिस इंडिया जो फेमिना मिस इंडिया आपका नंदनी गुप्ता। अब नंदनी गुप्ता ही मिस वर्ल्ड में जाके जाएंगी। तो देखो 2021 में कैरोलिना ब्लातवस्का पोलैंड की थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, 2021 के अंतर्गत। और मिस यूनिवर्स का मैंने जो आपको बता रहा था कि 2021 में आपकी जो है ये हरनाथ संधू भारत की थी, 17वें नंबर की थी। ठीक है, अब ये 2022 में जो है आरबोनी गैब्रियल जो कि यूएसए की हैं, ये मिस यूनिवर्स बनी हैं। ये मिस यूनिवर्स बनी है, नई नवीनतम ये वाली हैं। ठीक है, अब मिस वर्ल्ड का खिताब 2021 में, और जो मिस वर्ल्ड वाला खिताब होता है 2 साल में एक बार होता है। तो जैसे कि 2018, 2019, 21 में हुआ, अब ये 2023 में होगा। कहाँ पे? ये आपका 2023 में होगा, आपका दिसंबर महीने में, आपका इंडिया में। तो खेलने के बाद सोच, बस इतना ध्यान रखना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कोच्चि की जल मेट्रो परियोजना केरल सरकार और किस सरकार द्वारा वित्त पोषित है? अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही कि जो कोच्चि की जल मेट्रो परियोजना है इसके अंदर केरल सरकार है और जर्मन सरकार, दोनों मिलकर के ये काम कर रही हैं। जर्मन फर्म द्वारा ये वित्त पोषित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे सारी बातें फिर मैं दिखा देता हूँ। ये केरल सरकार और जर्मन सरकार द्वारा फर्म द्वारा वित्त पोषित की गई है। नावों का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया टाइटल 2023 में फर्स्ट रनर अप कौन रही? देखो ये अब तो ये तो मिस इंडिया इन्होंने जीत लिया है। सिनी शेट्टी 2022 में थी। ये जो है थोनू ओजम, स्टेला लुवांग, श्रेया पूजा, इन दोनों का नाम याद रखना। दे दिया क्वेश्चन में, ये पहली रनअप थी, अब थी आपकी सेकंड रनअप। तो पहली रनअप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रेया पूजा को फेमिना मिस इंडिया का फर्स्ट रनर घोषित किया नई दिल्ली से। राजस्थान की कोटा की नंदी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया, भाई कंफर्म है राजस्थान की हैं और राजस्थान की कोटा जिले से हैं, कोटा की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया भारत में एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। यह 1964 से अस्तित्व में है और इसका स्वामित्व द टाइम्स ऑफ ग्रुप के पास में है। इसके जो विजेता होते, जो आपको बता रहा था, इसके जो विजेता होते हैं वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस एशिया पैसिफिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो इसके जो विजेता होते हैं मिस इंडिया के, वही लोग ही आगे जाते हैं मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस एशिया में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी आपके काम की चीज़ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। हाल ही में अप्रैल 2023 में फिल्मफेयर पुरस्कारों की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामांकित किया गया? तो ये जो है जो प्रमुख भूमिका में जो किया गया वो राजकुमार राव को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, राजकुमार राव को किया गया है भाई। ठीक है, अब राजकुमार राव को किस फिल्म के लिए किया गया तो यहाँ पे इनके बारे में फिल्म दी होगी। ये इतिहास फिल्मफेयर पुरस्कार भारत में सबसे पुराने सबसे प्रसिद्ध फिल्म में से एक है। पहले 1954 में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ बस ये ध्यान रखना कि जो भूमिका सबसे अभिनेता का जो रूप में सम्मानित किया गया वो राजकुमार राव को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कोच्चि जल मेट्रो सेवा का पहला चरण निम्नलिखित में से किस टर्मिनल से? भैया जो कोच्चि वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैं इसके क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप इसको भूलो ना। कोच्चि जल मेट्रो सेवा का जो पहला चरण है निम्नलिखित में से किस टर्मिनल से शुरू होगा? तो ये हाई कोर्ट वाइपिन टर्मिनल से शुरू होगा। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हाई कोर्ट वाइपिन टर्मिनल से शुरू होगा, व्याटिला कोकनाट टर्मिनल तक ये शुरुआत इसकी रहेगी। तो हाई कोर्ट वाइपिन ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। कोच्चि जल मेट्रो जर्मन फर्म और आपकी केरल सरकार, केरल के द्वारा ये साबित की जा रही है। कौन बना रहा है इसमें? नाव का कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का यह निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाव का निर्माण। ये सारी बातें यहाँ फिर से मैं बता दी हैं, आप लोग इस बार पढ़ के वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नाटो का मुख्यालय, भैया नाटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे सर नाटो आप यहाँ पे क्यों लेके आओ, और भी बहुत से मुख्यालय पर नाटो का ही क्यों लेके आओ? भैया देखो, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है।
ठीक है। नाटो बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है फिनलैंड एक कंट्री था जो कि चाह रहा था नाटो से मिलने पर रसिया क्या कहता है, वो रसिया, अब देखो जो यूक्रेन का रसिया का युद्ध हुआ था किसी लिए तो हुआ था, यूक्रेन चाह रहा था नाटो में मिलने के लिए, पर रसिया कह रहा था कि आप नाटो में ना मिलो। यही मेन जड़ थी और कोई कुछ बात नहीं थी झगड़ा की। पर यही हुआ फिनलैंड में, फिनलैंड जो है नाटो से मिलना चाह रहा था, इसीलिए हाल ही में नाटो का न्यूज़ में चर्चा में था अप्रैल के महीने में कि नाटो का जो मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, यहाँ संगठन 31 स्वतंत्र सदस्यों का राष्ट्र संगठन है। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित किया गया था। बेल्जियम ब्रुसेल्स का हेडक्वार्टर है। ये न्यूज़ में क्यों था कि फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का नवीनतम सदस्य बना है, जिसने अपनी सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव पूरा किया है। फिनलैंड मित्र देशों के विदेश मंत्रियों को 2 दिवसीय बैठक से ठीक पहले मंगलवार को नाटो का सदस्य बन जाएगा। मतलब 4 अप्रैल 2023 को ये फिनलैंड जो है वो नाटो का नवीनतम सदस्य बना है, तो इस बात के लिए चर्चा में था नाटो, इसको आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रेम चोपड़ा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेम चोपड़ा को जो सम्मान दिया गया वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। प्रेम चोपड़ा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रेम चोपड़ा को 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड होता है पहली बार अमिताभ बच्चन को 1991 में प्रदान किया गया था, ठीक है। शुरू में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू में राज कपूर के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राज कपूर पुरस्कार फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्मों के लिए अपने वार्षिक फिल्म पुरस्कारों के दिया जाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पहली बार अमिताभ बच्चन को दिया गया था, उसके बाद इस साल जो है दिया गया कि इसको 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में ये दिया गया है प्रेम चोपड़ा जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोच्चि वाटर मेट्रो क्या है? फिर क्वेश्चन आ गया कोच्चि वाटर मेट्रो का। तो कोच्चि वाटर मेट्रो आपका जो है वाहनों के परिवहन के लिए कोच्चि में एक नई मेट्रो प्रणाली, या कोच्चि के बैक वाटर्स के लिए एक परिवहन परियोजना, या कोच्चि की कृषि भूमि के लिए या आपका जो है एक सिंचाई परियोजना। तो ये एक सिंचाई परियोजना तो नहीं है, ना ही एक मेट्रो प्रणाली, ये आपके कोच्चि के बैक वाटर्स के लिए जल परिवहन परियोजना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोच्चि बैक वाटर्स के बारे में यहाँ सारी बातें आपको दे रखी है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। मिस इंडिया 2023 के खिताब की विजेता निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया 2023 के खिताब की विजेता। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन है, तो नंदिनी गुप्ता है। किस राज्य से हैं? तो राजस्थान से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया समझ रहे हो, कहाँ से हैं? आपके राजस्थान से हैं। कहाँ पे कार्यक्रम हुआ? मणिपुर इम्फाल में। हो कितने नंबर का? 59वें नंबर का। कौन थी? दिल्ली से पहुँचा थी फिल्म मिस इंडिया। बस मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता, मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता, इतना ध्यान रखना। मिस इंडिया के बारे में फिर सारी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला मिस इंडिया खिताब किसने जीता था? ठीक है, तो बताना है पहला मिस इंडिया का खिताब किसने जीता था? एस्टर विक्टोरिया अब्राहम, रीता फारिया, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या आर्या। तो ये जो पहला थी वो जीती थी एस्टर विक्टोरिया अब्राहम, जो कि कलकत्ता से थी। इन्होंने पहला मिस इंडिया खिताब जीता था, ठीक है। अब यहाँ पे सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन चुकी है। रीता फारिया पावेल ने मिस वर्ल्ड 1966 पेजेंट जीता था। ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड बन चुकी है, जो कि 1994 में उन्होंने अपना पेजेंट जीता था। प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में लिखित में से कौन सा सही है? तो प्रोजेक्ट टाइगर का काम क्या होता है? या बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए गलत बात है, तो ये सारे आपके गलत हैं। बाकी ये है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपकी होती है अप्रैल 1973 को, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया जाता है बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से लिए। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रोजेक्ट टाइगर को वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा एक वैधानिक प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी एक नोडल एजेंसी है जिसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण को एक उनकी वो की जाती है, ठीक है। बाघ परियोजना आपकी 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट होती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कौन सा है? वो है बाघ वन्यजीव परियोजना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को। ये क्वेश्चन पूछ ही लिया गया यहाँ पे। अगला है बाघ परियोजना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था कि जो भी आपका जो है इनको विलुप्त होने से बचाया जाए, इनके प्राकृतिक आवासों में बंगाल टाइगर की व्यवहार आबादी निश्चित करना, प्राकृतिक विरासत में जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित करना, ये सारा इनका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। किस राष्ट्रीय उद्यान में इसको पहली बार शुरू किया गया था? तो ये आपका जो शुरू किया गया था वो आपका कौन सा था? या जिम कॉर्बेट था, या भितरकनिका था, संजय गांधी था, कौन सा? ये आपका जिम कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में इसको पहली बार शुरू किया गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था ये। जिम कॉर्बेट कहाँ पे वर्तमान में? उत्तराखंड में है। इसमें भारतीय सरकार के केंद्रीय पर्यावरण
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ शुरू किया गया था। नोडल कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जानकारी लिखी है कि भीतरकनिका कहाँ पे आपका है, किस राज्य में? भीतरकनिका आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, भीतरकनिका कहाँ पे आपका? ये आपका उड़ीसा में है। संजय गांधी कहाँ? मुंबई में है। सुंदरबन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कौन कौन से हैं? पन्ना, पंच, फोसिल्स, सतपुड़ा, वन विहार। असम में आपका कौन कौन से राष्ट्रीय नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान आपके रहने वाले हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साईखोवा, औरंग, दहिंग पटकई, ये सारे कहाँ पे? असम के अंदर स्थित हैं। ये आपका काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साईखोवा, दहिंग पटकई, औरंग, ये सब कहाँ पे? असम के अंदर स्थित हैं। मध्य प्रदेश में आपका पन्ना, पंच, सतपुड़ा, वन विहार आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। तो सारे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में बहुत कुछ हेल्प हो सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका होगा जिम कॉर्बेट होगा रहने वाला। बाकी मैंने बताया भीतरकनिका कहाँ पे आपका? ये आपका उड़ीसा में है। अच्छा बताओ, उड़ीसा डे कब मनाया जाता है? उड़ीसा 1 अप्रैल को उड़ीसा का उत्कल डे मनाया जाता है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। ठीक है भाई, इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखना। मैं एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बताता हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग करंट अफेयर छोड़ने लगोगे। करंट अफेयर के सोचे इतने लंबा करंट अफेयर कौन देगा? तो 20 से 22 मिनट की क्लास होती है। इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक उस महीने के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग बता दें यहाँ पे। ठीक है, अभी जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो हमारी क्लास आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि हमने 6 महीने बता दिया है। तो आगे भी जुलाई के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना इस क्लास को, रोजाना तो क्लास नहीं होगी करंट अफेयर की, 1 महीने बाद जैसा महीना पूरा हो जुलाई का, उससे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम ट्रेंडिंग जो टॉपिक होंगे उनको लाकर यहाँ करा देंगे। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? तो याद रखना, ये आपका नागार्जुन में है, श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य है जो कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। इसका कुल क्षेत्र 1200 किलोमीटर में है। बाघ अभयारण्य में एक कोरे गंभीर बाघ आवास होता है। इसे एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया जाना और एक बफर या पेरिफेरल क्षेत्र एक, ठीक है, ये मतलब नहीं इतना ध्यान रखना। नागार्जुन सागर कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में मौजूद है और ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपका रहने वाला, एरिया कितना रहने वाला। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। इस क्लास को हम लोग द एंड करते हैं, जो कि ये था आपका अप्रैल 2023 का क्लास, तो जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो आज शाम को आपको मिल जाएगी वो होगी मई 2023 की। तो आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद उस क्लास को भी शाम को देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।